ठीक है. So when I'm saying understanding quadrilaterals, so in understanding quadrilaterals, what we have discussed is criteria for congruence. मतलब क्या क्राइटेरिया होगी जिससे हम कॉन्ग्रुएंस बोल पाएंगे. तो सबसे पहली क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दी है क्लास में, वो बताई थी SAS. SAS क्राइटेरिया का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के, तो दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. वैसे कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए हमें 6 चीजें पता होनी चाहिए. 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 3 एंगल्स इक्वल होने चाहिए. लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में डेटा इतना कंप्लीट नहीं होता. तो अगर सिर्फ 3 चीजें आपको पता है, दैट इज दो साइड्स और उनके बीच के एंगल, और वो अगर इक्वली मैच कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स में, तो आप कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हो. नेक्स्ट, और क्या क्या कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हो आप? दूसरा क्राइटेरिया है ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस. ASA क्राइटेरिया का मतलब क्या है? अगेन आई विल से द सेम थिंग. अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, लेट्स से ट्राइंगल ABC है, और एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, ठीक है ना. तो अगर आपको दिया गया है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है, और BC जो है वो QR के बराबर है, सिर्फ ये 3 कंडीशन दी है, तब भी आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC जो है मेरा, वो ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है. इज इट क्लियर? तीसरी क्राइटेरिया. अच्छा, तो सर हमें फिर ये यूज कहाँ पे होगा? तो बेटा ये यूज वहां पे होगा कि 3 क्राइटेरिया मुझे पता है और बाकी 3 रिजल्ट्स मैं बोल सकता हूँ. जैसे कि एंगल A इक्वल टू एंगल P क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन मैं अब बोल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली मैं AB इक्वल टू PQ बोल सकता हूँ, AC इज इक्वल टू PR बोल सकता हूँ. तो ये 3 चीजें मैं बोल सकता हूँ. दिस इज व्हाट आई कैन से. दिस इज आई कैन से विदाउट दिस बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन. कैसे बोल सकता हूँ? Because I have already proved triangle ABC is congruent to PQR by ASA criteria. Is it clear? Yes, sir. सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Let's go with next now. Third. So next, if I talk about the third criteria, that is nothing but SSS criteria for congruence. Now, what do you mean by SSS criteria? SSS criteria का मतलब होता है 3 sides are equal, है ना, in triangle ABC, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल PQR. वो मैं कॉन्ग्रुएंट बोलता हूँ if AB is equal to PQ, BC is equals to QR, AC is equals to PR. ठीक है ना. आपको पता नहीं एग्जामिनेशन में क्या क्या दिया होगा, ठीक है ना. यू डोंट नो व्हाट विल बी गिवन टू यू, और यू डोंट नो व्हाट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. तो हमें सब चीजें याद रखनी है कि अगर मुझे 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया है तो भी मैं कॉन्ग्रुएंस बोल सकता हूँ. अगर मुझे 2 एंगल्स और उनके बीच का साइड दिया है तो भी मैं कॉन्ग्रुएंस बोल सकता हूँ. अगर मुझे तीनों साइड्स दी हुई है इक्वल, तो भी मैं कॉन्ग्रुएंस बोल सकता हूँ. ठीक है ना. सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस. और बाकी जो रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, 3 रिजल्ट हमें मालूम है और बाकी 3 रिजल्ट्स हमने डिराइव करके बता दिए. सो दीज रिजल्ट्स आर कॉल्ड एज CPCT रिजल्ट्स. ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको. CPCT इज corresponding Paths of congruent congruent triangles. triangles. Corresponding paths of congruent triangles. तो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीजें कॉरेस्पॉन्डिंगली हम बोल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी विल ऐड टू इट. ओके. नेक्स्ट व्हाट कैन वी से? सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया. ठीक है. SAS, ASA, SSS. Now let's go with the fourth criteria. The fourth criteria for congruence is AAS. ठीक है ना. What do you mean by AAS criteria? 2 angles and a side of a triangle. ठीक है ना. अब ये जो साइड है बीच में होना जरूरी नहीं है. तो अगर मैं एक फिगर बना लेता हूँ जिसमें ट्राइंगल ABC है मेरे पास और मैंने दूसरा ट्राइंगल बना लिया, दैट इज PQR, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर मेरा एंगल AP के बराबर है, अगर मेरा एंगल BQ के बराबर है, और इन दोनों के बीच का साइड नहीं दिया लेकिन दूसरा साइड दे दिया, दैट इज BC इज इक्वल्स टू QR. ठीक है ना. सो इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P, B इक्वल टू Q and BC equal to QR, then by angle side criteria I can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. और जो बाकी के 3 रिजल्ट बनेंगे वो CPCT रिजल्ट बनेंगे. Is it clear? तो फोर्थ क्राइटेरिया भी लिख लो आप. ठीक है. और ये जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर.
then these things are given to you, then you say it's AAS criteria, you identify the criteria and then you say the congruence, and then what you have to prove are the CPCT results. अगर आपने congruence prove कर दिया तो आप बाकी चीजें भी बोल सकते हो कि भाई AB PQ के बराबर हो जाएगा, एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा और AC इक्वल टू PR हो जाएगा. So these three results which I am saying, these are CPCT results which I can draw as conclusions. These are my conclusions after I have proved triangles congruent. Is it clear? Yes. तो fourth criteria मैंने आपको बता दिया. First criteria ASA, SAS, SSS, AAS. Let's write the fifth criteria now. That's the last criteria for us. Fifth criteria is right angle, hypotenuse and side. So if I have a right angle triangle, हमारे पास दो right angle triangles है, ठीक है ना, दो right angle triangles है, तो इनमें एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और एक कोई भी साइड ले लो आप, whatever you feel like, ठीक है ना, कोई भी साइड, मान लो आपने ये वाली साइड ले ली इसके बराबर तो भी चल जाएगा आपका. Okay, so right angle, hypotenuse and a side. So what I'm writing, let's write it down. I need to have angle B equal to angle Q, that are right angles. Then I have to have AC equal to PR, that is hypotenuse, and any other side you can take, AB equals to PQ. So by RHS, ठीक है ना, I can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. ये सिर्फ right angles में चलता है, ठीक है ना. अगर right angles है तो हम सीधा RHS के बारे में सोचेंगे. So by RHS, triangle ABC is congruent to triangle PQR. So by CPCT, what I can say, angle A would be equal to angle P, angle C would be equal to angle R, and then I would say angle, then one more side is left, so that would be BC equals to QR. So these are the three conclusions that we have drawn. Is it clear? अब क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना, बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, सर ये तो क्राइटेरियाज हो गई, बहुत बार गलती से वो अपनी क्राइटेरियाज खुद से लिख देते हैं, ठीक है ना, दोज आर नॉट डिफाइंड एट ऑल. सो आई विल राइट द फर्स्ट. बहुत बच्चे लिखते हैं ASS, SSA, तो ये वाली क्राइटेरियाज नहीं होती है, ऐसी क्राइटेरिया कोई हमने पढ़ी नहीं है. और थर्ड वाली AAA, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है ट्रायंगल्स के तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. दिस इज नॉट कंपल्शन. व्हाट्स द बेस्ट एग्जांपल? टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, one of side 5 centimeter and you take one of side 6 centimeter. So you can clearly understand एक ट्रायंगल जो होगा छोटा होगा और दूसरा जो होगा इससे बड़ा होगा और वो exactly इसके सेम शेप का है लेकिन साइज इससे बड़ा है, ठीक है ना. तो ऐसा एक फिगर बन जाएगा आपके लिए और ये छोटा वाला हो जाएगा ना, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे कंप्लीटली. देयर सम स्पेस व्हिच इज देयर. कशिश, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? मुझे लगता है आपके यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा. मेरी सबको स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर. ये जो आपने RHS पढ़ाया राइट एंगल वाले में, yes. वो SAS क्राइटेरिया ही हुआ ना? SAS कहाँ हुआ? दो साइड के बीच में एंगल कहाँ इंक्लूडेड है, ठीक है ना. अगर देखा जाए तो वो SSA हो गया, लेकिन SSA सिर्फ राइट एंगल में वर्क करा, उसने और किसी में वर्क नहीं करा, इसीलिए हमने SSA क्राइटेरिया ही नहीं बनाया, हमने RHS क्राइटेरिया बनाया, ठीक है. SAS का मतलब क्या है? दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, ठीक है ना. हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है. देखो SAS का मतलब क्या है? दो साइड के बीच में एक एंगल इंक्लूड होना चाहिए इक्वल. ASA का मतलब है दो इक्वल एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट SSS मतलब तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल फिक्स हो जाएगा और उसके एंगल्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे. AAS का मतलब क्या है? दो एंगल ले लो और तीसरा साइड आप उसके बाहर का लोगे तो चलेगा, ठीक है ना. इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. इसके केसेस में AAS तब लगता है जब इंक्लूडेड नहीं है. इंक्लूडेड है तो फिर ASA लगा देंगे हम, है ना. इज इट क्लियर? नेक्स्ट RHS क्राइटेरिया इज द फिफ्थ वन. इज इट क्लियर? सारे एक बार देख लो और कौन से नहीं होते हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पे. ASS, SSA, ठीक है ना, AAA, तो ये क्राइटेरिया कभी होते नहीं है, तो इनको यूज नहीं कर सकते. आप नहीं बोल सकते कि दिस वाज अ क्राइटेरिया बाय व्हिच आई सेड काउंट. इज इट क्लियर? तो एक मिनट देता हूं, आप लोग सब लोग क्राइटेरिया याद रख लो, फिर हम इसी के ऊपर अब पूरी प्रॉपर्टीज को डिराइव करने वाले हैं.
जो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं SAS, दैट इज एन एक्सियम। ठीक है ना, व्हाट इज दिस एक्सियम? एक्सियम का मतलब होता है इट्स अ statement which requires no proof, it does not require any proof, we accept it as a truth। तो SAS जो है वो आपका एक्सियम है। दो साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है, अगर वो दोनों ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होता है तो दोनों ट्राइंगल इक्वल होता है, तो दोनों ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सो SAS इज अ axiom। what is SAS? SAS is an axiom, तो लिख लो SAS is an axiom। what is an axiom? Axiom are the statements, mathematical statements which do not need any proof, we accept them as truth। okay, now other theorems will be proving, जो आगे के theorems हम prove करेंगे वो सारे के सारे हम axiom की मदद से prove करेंगे। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था SAS होता है तो कॉन्ग्रुएंट क्यों होता है। नहीं रिमेंबर, मैंने बताया था दो साइड कंस्ट्रक्ट की थी और उसके बीच का एंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, तो आई हैड नो अदर चॉइस लेफ्ट, सो द थर्ड साइड वाज ऑटोमेटिकली जॉइंड बाय द 2 पॉइंट्स, समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने दो साइड्स बनाई कंस्ट्रक्शन की, जो लेंथ आपको करनी थी, और उनके बीच का एक एंगल आपने स्पेसिफिकली फिक्स कर दिया। अब ऐसी दो फिगर्स आपने बनाई, एक इधर भी आपने बना दी सेम फिगर, तो क्या आप थर्ड जो साइड है उसको वेरिएशन के साथ बना सकते हो? नहीं बना सकते, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस। तो जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे उनमें जो तीसरी साइड है उसमें कोई वेरिएशन नहीं ला पाया। इज इट क्लियर? सो फॉर दिस रीजन SAS इज कंसिडर्ड एज एक्सियम। एक्सियम मतलब ये तो हमेशा सच होता ही है, ये हमने बोल दिया। अब हम दूसरे प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबको क्लियर है? यस Yes. ओके, नाउ लेट्स गो विद नेक्स्ट। नेक्स्ट हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो वंस SAS कॉन्ग्रुएंस रूल इज एक्सेप्टेड, ठीक है ना, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। देखो, तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू, दो मेरे पास ऐसी फिगर्स है, ठीक है ना, मैंने इसे फिगर बना लिया और इनको मैंने नेमिंग कर दिया। लेट्स से ये AB है, ये O है, और ये इसको B ले लेता हूं मैं, इसको D ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस एज D, लेट्स टेक दिस एज C, ठीक है ना। दिस इज AD BC एंड O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट एल्स इज गिवन टू मी इज OA जो है वो OB के बराबर है, OC जो है वो OD के बराबर है। then show that triangle AOD is congruent to triangle BOC। next what you are supposed to prove as well, second thing, एक चीज प्रूव आपको ये करनी है, दूसरी आपको प्रूव करनी है कि AD जो है वो BC के पैरेलल आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ। लेट्स सी, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, व्हाट्स गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, जो ये लेंथ है वो इसके बराबर दी हुई है और जो ये लेंथ है वो इसके बराबर दी हुई है। पर क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? ठीक है ना, दीज आर टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस केसेस में सी क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि AB और CD जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वरना होगा कि अपनी पसंद के दो एंगल आप बना दो वर्टिकली, कभी अपोजिट नहीं हो। ठीक है ना, तो मेंशन थिंग हैज टू बी AB and CD intersect at O such that OA equals to OB and OC equal to OD। ठीक है ना, ये चीज आपको गिवन है। अब हम क्या बोल रहे हैं प्रूफ के लिए, सो आई एम प्रूविंग इट लाइक दिस। सी व्हाट आई से is OA equal to OB is given to me. Next, angle AOD equals to angle of BOC. These are vertically opposite angles. I'm writing the reasons. This is given to me in the question. What else is given? OC equal to OD. This is also given to me in the question. So how can I say? Can I say that by SAS? Yes. देखो, एक साइड थी, ये एंगल और ये एक साइड। अब जो ये एंगल है दोनों साइड के बीच में दिया हुआ एंगल है, ठीक है ना, तो ये इंक्लूडेड एंगल है। सो आई कैन से दैट बाय SAS ट्राइंगल ABC ट्राइंगल सॉरी। अब कॉन्ग्रुएंस बोलने के लिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी होती है, पता है क्या? कॉरेस्पॉन्डेंस हम हमेशा चेक करते हैं, तभी हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करूं, सो सी O जो है एंगल के थ्रू वो O को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बीच वाला। ठीक है, अब O को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो फॉर श्योर A B को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और अगर O को कर रहा है तो C D को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो यहां से मैंने क्या बोल दिया, O corresponds to O, A corresponds to B and C corresponds to D. So triangle, so from here I can say that triangle
AOC, order is A first, then O, then C. So similarly B, then O, then D is congruent to triangle BOD. Is it clear? Sure. Okay, so this is the first thing that we have done. तो इसको लिख लो आप, इस तरीके से क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हमें प्रूव पैरेलल भी करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे उसको भी समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो, once I have proved them congruent, can I say that angle OAD, मतलब A वाला, सॉरी यस, एक सेकंड, मुझे लगता है थोड़ा लिखने में मैंने मिस्टेक कर दिया। AOD और BOC है यहाँ पे, ये D था और ये C था, ठीक है ना। ट्राइंगल देखो आप, AOD है और BOC है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल OAD जो है वो इक्वल टू, देखो बोला कैसे मैंने, पहले मैंने O की बात की, फिर A की बात की, फिर D की बात की, तो ऐसे एंगल बनाया, तो यही एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो OBC, so angle OAD is equal to angle of OBC. So if you see over there, this angle is equal to this angle we are talking about, ये एंगल की हम बात कर रहे हैं, दिख रहा है सबको, ये वाला जो एंगल है वो उसके बराबर दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो अगर मैं ये एंगल बराबर बोल रहा हूँ तो ये कब होता है, these are nothing but Z फॉर्मेशन, दिख रहा है Z फॉर्मेशन है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट Z फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या, these are alternate interior angles, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, therefore lines are parallel। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि मेरी AD is parallel to BC and AB was the transversal। Is it clear? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. ठीक है ना, काफी डिटेल्ड हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। Is it clear? किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो रहा हो कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यस, श्योर, ओके। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज we'll prove the second criteria। अब हम second criteria को prove कर रहे हैं, so let me prove the second criteria for you। so second criteria is nothing but, देखो SAS को तो हमने मान लिया होता है, ठीक है ना। अब ASA को प्रूव करेंगे, तो ASA क्राइटेरिया आप कैसे प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ASA को मुझे प्रूव करना है कि ये वैलिड होता है कॉन्ग्रुएंस के लिए, कि भाई अगर मुझे दो एंगल और उनके बीच का साइड दे दिया तो मैं बोल दूंगा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। So let's prove it. How do we do that? So let's say this is a triangle ABC for me and this is another triangle PQR. This is a triangle ABC and there's another triangle PQR. Now what is given to you in the question? See, the given data to you is angle B equals to angle Q, angle C is equals to angle R and BC is equals to QR, ठीक है ना। ये तीन चीजें आपको दी हुई है। Is it clear what's been given to you? ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड BC इक्वल्स टू QR is given to you। Is it clear? अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए अभी तक आपको क्या पता है, क्या सफिशिएंट कंडीशन है टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस। SAS is the only criteria which is known to prove congruence। अभी तक मुझे SAS के अलावा और कोई क्राइटेरिया पता नहीं है जिससे मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकता हूँ या मैं वैलिड बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, व्हाट इज द थिंग दैट वी कैन डू। Sir, from SAS we have one angle and one side. From SAS we can say that if I have known to me two sides, ठीक है ना, if I have known to me two sides and an included angle, so I can say congruence। but here I don't have two sides, I have only one side, then what we can do, so let's see what we will do is, हम क्या करेंगे, केस 1 ले लेते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। so let's consider case 1। so when I'm talking about case 1, what do I say from here, देखो होगा क्या, या तो AB जो साइड है वो PQ से बड़ी होगी, या AB साइड PQ से छोटी होगी, या AB साइड PQ के बराबर होगी, ठीक है ना।
So let me take a case one. When my AB is equals to PQ. So when my AB side is equals to PQ, so the figure becomes this ABC PQR equal. This was already given equal. BC equal to QR बेटा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q दिया हुआ है, एंगल C इक्वल टू एंगल R दिया है. तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो साइड एंगल और साइड एंगल साइड. सो कैन आई से दैट triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS. मतलब अगर दो एंगल और साइड भी मुझे दिए हो तब भी मैं कॉन्ग्रुएंट केस वन में प्रूव कर चुका हूं. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टेक केस टू. व्हेन माय AB इज ग्रेटर देन PQ, मतलब मेरा जो AB है वो PQ से बड़ा है. ओके, तो अगर AB PQ से बड़ा है, let me draw the figure for you. This is triangle ABC, this is triangle PQR. So I say that my AB is greater than PQ, means I can construct a point, let's say X over here, such that AX will be equal to PQ. AB मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, और PQ मान लेते हैं 8 का है. तो AB के ऊपर एक पॉइंट X ले सकता हूँ such that वो भी 8 सेंटीमीटर बना देगा BX को. तो अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो एक पॉइंट X ले लिया है AB के ऊपर such that BX equals to PQ. ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, बट बहुत पेशेंस के साथ समझो आप. और ये 8th के करिकुलम में नहीं है हमारे, बट दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर लर्निंग कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें इक्वल है, और क्वेश्चन में आपको ये चीज तो पता है कि ये एंगल इसके इक्वल तो दिया हुआ ही था. और मुझे चीज क्या पता है, और मुझे ये चीज पता है कि ये वाली जो साइड थी वो इसके बराबर तो दी हुई ही थी. तो अगर मैं इस x पॉइंट को C के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, so now I can say that triangle XBC will be congruent to triangle PQR. Can I say that? Yes, sir. अगर मैंने XBC को PQR के congruent बोल दिया तो यहाँ से एक चीज और मुझे पता चली कि जो ये एंगल बचा हुआ है ना, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा. एंगल XCB would be equal to एंगल PRQ. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? But this is a contradiction to what actually was given to you in the question. In the question it was given कि भाई एंगल C जो है वो बिल्कुल R के बराबर है. Yes, ठीक है ना? हाँ ठीक. ओके, तो एंगल C जो है आपका वो एंगल R के बराबर है. अब एंगल C R के बराबर है और ये जो छोटा सा टुकड़ा XCB है ये भी R के बराबर है. ये कब होगा? ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई एंगल C R के बराबर है. आपने बोल दिया सर XCB PRQ के बराबर आ रहा है. इसका मतलब है ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना. इसका मतलब है AB PQ से बड़ा हो ही नहीं सकता. इज इट क्लियर? अगर AB PQ से बड़ा होता है तो XCB जो पार्ट ऑफ एन एंगल है तब वो जाके PRQ के बराबर होगा. लेकिन क्वेश्चन में तो बोल दिया ना कि एंगल C ही पूरा R के बराबर है. इसका मतलब है ये वाले एंगल का होना इम्पॉसिबल है. तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भैया AB PQ से बड़ा तो हो ही नहीं सकता. अब सिमिलरली जब आप ब्लेम गेम AC पे डालोगे, बोलोगे भैया AC, आप ऐसा बोल दो कि भैया AB छोटा है PQ से, चलो ठीक है ना, तो ब्लेम गेम PQ के ऊपर आ जाएगा. तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा एक छोटा एंगल, तो फिर बोल दिया जाएगा कि सर ये वाला एंगल इसके बराबर कैसे होगा जब कंप्लीट एंगल इसके बराबर है. तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. इज इट क्लियर? तो भाई AB PQ से छोटा भी पॉसिबल नहीं है, AB PQ से बड़ा भी पॉसिबल नहीं है. फॉर श्योर AB इक्वल टू PQ होना ही पड़ेगा, तब जाके B और C एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंगली Q और R के बराबर होंगे. इज इट क्लियर? और जब ये केस 1 हो जाएगा तो हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया है. इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ दो एंगल और उनके बीच की साइड भी आपको दी जाए तो भी आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो. सो दिस इज अ प्रूफ. इज इट क्लियर? श्योर? किसी को कोई डाउट? सो आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया. सो ASA इज बीन प्रूव्ड. इसको आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से. इसको यूज कैसे करेंगे आप, तो सेम तरीके से आप यूज कर लेंगे जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने उसको प्रूव करा. ठीक है ना, द वे वी यूज्ड इट इन द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको लिख लो आप पहले. लिख लिया सर. लिख लिया? ओके.
सर रुको 2 मिनट। हाँ रोक लो, लिखिए। यस सर। अब इसके साथ साथ हम जो प्रूफ कर देंगे तीसरी चीज, वो है थर्ड जो चीज क्राइटेरिया प्रूफ करूंगा मैं आपके लिए, दैट वुड बी एएएस क्राइटेरिया। नाउ हाउ विल आई से एएएस? तो देखो बहुत ही लॉजिकल है, इसको तो हमें प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है और एक दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर है, ठीक है ना। आई हैव टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। दिया हुआ क्या है, एंगल ए मान लेते हैं पी के बराबर है, एंगल बी मान लेते हैं क्यू के बराबर है, और बीसी जो अलग साइड है वो क्यू आर के बराबर है। अब मुझे क्या पता है, व्हाट इज गिवन टू मी, triangle A is equal to triangle of P, angle A equal to angle of P, angle of B equals to angle of Q, and BC is equals to QR। मुझे ये पता है, तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, what can I say from here? देखो मुझे पता है ABC ट्राइंगल के एंगल्स है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा। उसी तरीके से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R भी 180 होगा। एंगल C एंड एंगल R का इक्वल। बिल्कुल, ए पी के बराबर है तो कट आउट हो जाएगा, बी क्यू के बराबर है कट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बचेगा आपके पास। सो वंस यू से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो अब आप बोल सकते हो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस तो अब आप क्या बोल सकते हो भाई, एंगल बी मेरा एंगल क्यू के बराबर है, बी सी मेरा क्यू आर के बराबर है, और एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर है। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो एएएस को प्रूव करने के लिए हमने एंगल साइड एंगल का मदद लिया, मतलब एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला कि एंगल एंगल और साइड अगर आपको दिए हुए हैं तो आप बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। इज इट क्लियर? तो उसको भी नोट कर लो आप। यस सर। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, फोर्थ जो मैं आपको प्रूव सर करूंगा। यस बेटा डू। सर आप क्वाड्रिलेटरल्स के मॉडल हमको प्रोवाइड कर। यस यस यस, आई फॉरवर्ड यू मॉड्यूल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आज ही मैं फॉरवर्ड कर दूंगा याद से, ठीक है। ओके लेकिन ध्यान रखना ये सब चीजें उस मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है ना, ये सारा मॉड्यूल में नहीं है। हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं उसके पीछे बहुत ही बेसिक सा रीजन है। देखो व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस इज क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टीज आती क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वो सारा हम यहाँ से डिराइव करने वाले हैं। तो अगर एक बार आपको कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको मैं यूज करके सारे रिजल्ट्स आपको प्रूव करके देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सारे रिजल्ट्स हम प्रूव करने वाले हैं यहाँ से, because what happens is many times we do forget what actually is the property of a quadrilateral, so we can find it out if we know how did it come, okay। So let's go for the fourth one now। जो fourth criteria for congruence है वो कौन सी है, SSS। अब SSS को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन करो। आप क्या कर लो, एक ट्राइंगल बना लो, जैसे ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, AB इक्वल टू PQ मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, BC इक्वल टू QR मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, और AC इक्वल टू PR मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया तब मुझे पता चला कि ये दोनों आइडेंटिकल फिगर्स है ना, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर मान लो आपने ये B को वो एंगल मैच नहीं करके कुछ और एंगल पे बना दिया सेम लेंथ का, तो जो तीसरी आपके पास साइड आ जाएगी वो अलग आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ रही है चीज आपको?
तो कंस्ट्रक्शन से हम ये बोल सकते हैं कि अगर तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, और व्हेन एग्जैक्टली दे ओवरलैप दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बाय द डेफिनेशन दैट वी हैव स्टडीड। तो लिख लो, बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन से दैट, ठीक है ना, इसको हम कंस्ट्रक्शन से बोल सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन से constructing two figures having equal sides, we found out that they overlap each other. So we can say that SSS is the criteria for congruence. लिख लिया आपने? Yes, sir. Let's write the fifth construction. Fifth now. Fifth जो क्राइटेरिया है आपकी वो है RHS congruence rule. क्या है? Wait, sir. Yes बेटा. Yes, sir. Now continue. देखो, इसके बाद लिखो RHS congruence rule. ठीक है? अब RHS congruence rule को कैसे प्रूव करोगे आप? एक कोशिश करके देखो, गिव अ ट्राई। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है A B C, P Q R, 90 90 साइड इक्वल इक्वल इक्वल। तो कैसे अब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे? गिव अ ट्राई। सर अगर BA और PQ इक्वल है और AC और PR इक्वल है तो A और P भी इक्वल ही होंगे ना उन दोनों के एंगल। कैसे? ये कैसे बोल सकते हो? हाउ कैन वी से दैट? सर AB और AC दिया हुआ है तो फिर BC भी तो पता चल ही जाएगा ना। तो फिर BC मतलब BC और QR सेम ही होगा ऐसा। कैसे बोल सकते हैं? व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट? हाउ कैन वी से दैट? साइड में। No, we don't know third side is equal. We need to prove that. If we prove that the third side is equal, then तो for sure I can say congruence by SSS. क्या बोल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको? AB square plus BC square is AC square. Now I also know that PQ square plus QR square is PR square. अब मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान समझना। AB PQ के बराबर है, रिप्लेस कर दिया। BC को एज इट इज रखा। AC PR के बराबर है, रिप्लेस कर दिया। तो पता क्या चला? BC स्क्वायर किसके बराबर है? PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। और QR स्क्वायर किसके बराबर है? PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। सो कैन आई कंपेयर फ्रॉम हियर नाउ? तो मैंने कंपैरिजन कर लिया। BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया? QR स्क्वायर के बराबर। तो पता चला BC QR के बराबर है। और अगर मैंने BC QR के बराबर प्रूव कर दिया, सो बाय SSS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सबसे बिगर रूल क्या था इसमें? पाइथागोरस थ्योरम का रूल था। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो ये चीज वैलिड नहीं होगी। सो फॉर श्योर इट इज रिक्वायर्ड दैट इट हैज टू बी पाइथागोरस सैटिस्फाइंग, एंड फॉर दैट इट हैज टू हैव राइट एंगल। So can you please explain it again? देखो नजरा, हमने क्या करा? राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, यहाँ पे भी पाइथागोरस लिख दिया। अब AB को PQ से रिप्लेस कर दिया क्योंकि दिया हुआ है। फिर मैंने क्या कर दिया? AC को PR से रिप्लेस कर दिया क्योंकि दिया हुआ है। अब मैंने बोल दिया BC स्क्वायर मेरा PR माइनस PQ का स्क्वायर है, QR स्क्वायर भी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर है, और दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने यहाँ पे। BC यहाँ पे QR के बराबर है। Okay, sir. ठीक Yes. है, ये सिर्फ वैलिड है जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप एक बार क्राइटेरियाज को याद रख लो। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं दैट विल बी प्योरली विच इज देयर इन 8th ग्रेड। ये 8th में नहीं था, दिस इज ऑफ 9th ग्रेड जो हमने कवर करा है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है ना? सो किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं। कशिश, व्हाट यू कैन डू बेटा, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस